नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज कार्यक्रम शुरू करने के पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक भाषण है जो सदन में उन्होंने दिया था। और ये भाषण उन्होंने तब दिया था जब वो उनकी सरकार एक वोट से गिर गई थी और उनको इस्तीफा देना पड़ा था। और वो भाषण बहुत ही अविस्मरणीय है और चिरस्मरणीय भी है, भूलने योग्य भी नहीं है। और आप कह सकते हैं उस भाषण की आयु बड़ी लंबी है, वो चिरस्मरणीय है। भाषण हिंदी में थी, तो उस भाषण का मैं कुछ अंश आपको पढ़ के सुना रहा हूं। पढ़ के नहीं, मुझे याद है, कंठस्थ है। और जिस श्लोक का उन्होंने वर्णन किया था, वो राम की चर्चा कर रहे हैं कि वो किस बात से डरते हैं। तो श्लोक कुछ इस तरह से है, न भीदो अस्मि केवलम दूषितो यशः। मैं मृत्यु से नहीं डरता, डरता हूं तो सिर्फ लोकापवाद से डरता हूं, अपनी आलोचना से डरता हूं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, इससे डरता हूं। और मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता, लेकिन लोग हमारी आलोचना करने लगे, हमारी नैतिकता पर सवाल उठाने लगे, हमारे चरित्र पर सवाल उठाने लगे, इससे मैं डरता हूं। हमारे विचार पर सवाल उठाने लगे, इससे मैं डरता हूं। और फिर उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर आरोप लगे हैं कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। उन्होंने फिर एक दृष्टांत दिया कि हमारे साथ अपनी पार्टी तोड़ करके शरद भाऊ पवार ने कांग्रेस पार्टी को तोड़ करके हमारे साथ मिलकर के सरकार बनाई। महाराष्ट्र के भले के लिए बनाई हो, उन्होंने जिसका जिक्र किया, लेकिन अपनी पार्टी तोड़ करके हमारे साथ बनाई। हमने अपनी पार्टी तोड़ करके किसी के साथ जाकर के सरकार नहीं बनाई है, और ना ही हमने अपनी पार्टी को धोखा दिया है, और ना मैं किसी अन्य पार्टी को धोखा दे रहा हूं। फिर भी मुझे कहा गया है कि मुझे सत्ता का लोभ हो गया है। इसी आरोप पर वाजपेयी जी अपना उत्तर दे रहे थे सदन में, और वो कह रहे थे कि मैं मृत्यु से नहीं डरता हूं, अपनी आलोचना और अपने चरित्र हनन से डरता हूं कि अगर मेरे चरित्र पर कोई लांछन लगाए, कोई आरोप लगाए, तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। मित्रों, मुझे भी बहुत पीड़ा होती है। कल मैं लगातार अपने दर्शकों की राय को सबसे आगे रखता हूं, सबसे ऊपर रखता हूं। मेरी नजर थी कोविड में जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन मैं एक दूसरे कैंपेन में लगा हुआ था, तो हमारे वो दर्शक कुछ नाराज हो गए। उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया कि आशुतोष जी लगता है बिक गए, और लगता है कि मोदी के हाथों बिक गए, लगता है गेट्स के हाथों बिक गए। WHO ट्रीटी फाइनल होने जा रहा है और क्यूवाइड नेटवर्क कोई सवाल नहीं था। तो मैं वही बात आपको दोहराता हूं कि बाकी सब कुछ हो सकता है, आपका ये दोस्त, आपका ये आशुतोष और आपका क्यूवाइड नेटवर्क, मोदी क्या, दुनिया की किसी भी शक्ति के आगे ना तो झुकेगा, ना डिगेगा, ना बिकेगा। इसका इत्मीनान रखिए। हाँ, हो सकता है कि आपकी लड़ाई लड़ने में कई बार थोड़ा पीछे रह गए हों, लेकिन लड़ाई हम ही ने शुरू की थी, लड़ाई हम ही आगे रखेंगे और आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे। तो क्यूवाइड नेटवर्क पर अपना भरोसा बनाए रखिए। ना हम बिकेंगे, ना झुकेंगे, ना डिगेंगे। और कम से कम सत्ता प्रतिष्ठान के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। चाहे कोई आ जाए, राहुल आ जाए, मोदी आ जाए, कोई आ जाए, किसी के सामने ना झुकेंगे, ना डिगेंगे। इसकी आप भरोसा रखिए हमारे ऊपर। अब आते हैं मूल प्रश्न पे। मित्रों, मीडिया के कुछ दलाल पत्रकारों ने और भ्रष्ट डॉक्टरों ने फिर वो ड्रामा शुरू कर दिया, जिस ड्रामा को हम बार बार हर साल में 2 या 3 बार, अप्रैल मई में करते हैं उजागर, फिर सितंबर अक्टूबर में करते हैं, फिर जुलाई में भी ये लोग आ जाते हैं, दिसंबर में भी आ जाते हैं। जब जब हमारे यहां ऋतुओं का परिवर्तन होता है,
तब तब ये नया वेरिएंट लेके आ जाते हैं। अमेरिका में इनके सारे वेरिएंट पर हथौड़ा चल गया है, कोई वेरिएंट अब नहीं आ रहा है। अमेरिका में ये तक कह दिया एफडीआई ने कि जो कुछ भी बूटी बना रहे हो उस बूटी पर साफ साफ तुम्हें लिखना पड़ेगा कि इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। नहीं लिखोगे तो तुम्हारा दुकान बंद हो जाएगा, शटर हम गिरा देंगे। ये एफडीआई ने घोषणा कर दी है। लेकिन भारत में जो दलाल मीडिया है, मुट्ठी भर दलाल मीडिया, और मैं समझता हूं कि उसमें ज्यादातर भ्रष्ट दलाल मीडिया शामिल हो गई है, वो दलाल मीडिया स्टोरी चलाने के लिए, मुझे याद है एक बार हमारे एक डॉक्टर थे संजय राय, अभी सारे डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं एक बार जोड़ ही लेता हूं सारे डॉक्टर को। डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, बहुत स्वागत है आपका, यूएचओ के चेयरमैन हैं। डॉक्टर बीना राघव, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा, ये सभी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं। आप तीनों, अब आप कहेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, इसे बताने की जरूरत नहीं है, मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ये एक अकेला ऑर्गेनाइजेशन है पूरी दुनिया में, देश छोड़ दीजिए, पूरी दुनिया में, जो लगातार कोविड को लेकर के सवाल खड़ा करता रहा, बेईमानों और भ्रष्ट डॉक्टरों को और मीडिया को एक्सपोज करता रहा, और सारे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स, सारे साइंटिफिक डिटेल्स आपके सामने, दुनिया के सामने लाता रहा। और अब दुनिया इनकी बातों को स्वीकार करना शुरू कर दिए, मान चुकी है। अब एविडेंस इनके पास जितने हैं उनके सामने सारी दुकानें बंद हो गई है। तो ये भ्रष्ट दलालों ने हर बार, हर ऋतु के परिवर्तन के साथ नया वेरिएंट ले आता है। अब ये सारे डॉक्टर आज मिल करके फिर दोबारा उनके झूठ को एक्सपोज करेंगे। डॉक्टर कुशवाहा से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर कुशवाहा, ये जो नया ड्रामा शुरू हो गया, ओमिक्रॉन टाइप का ये वेरिएंट है, ये ओमिक्रॉन एक बार लाया था पहले भी, तो ये अब अच्छा, अब कल मैंने देखा कि डॉक्टर बीएल कपूर हॉस्पिटल जो है, अब मैक्स ने तो सबको खरीद ही लिया है दिल्ली में, तो उनका एक बाइट चल रहा था कि नहीं नहीं, कोविड तो कहीं गया नहीं था, कोविड तो यही था। अरे कोविड तो बहुत पहले से था, ये जरा था या नहीं था? ये अब डॉक्टर, हमारे ये जो तीनों डॉक्टर हैं, इनकी बात को गंभीरता से सुनिए, समझिए। अब मैंने सिर्फ भूमिका बांध दी है, अब ये सारी बात करेंगे, मैं कुछ सवाल करूंगा तो आपको जवाब मिल जाएगा। डॉक्टर कुशवाहा। जी, सबसे पहले तो आपको और अपने दर्शकों को सबको नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 4 साल से ज़्यादा वक्त में, बल्कि 5वां साल चल रहा है, जब से ये कोविड का जो पैंडेमिक, जो इन्होंने सो कॉल्ड पैंडेमिक इसको लाए थे, उसके बाद से इन्होंने काफ़ी दिनों तक ये वेरिएंट निकलेगा, उसके बाद एक और वेरिएंट निकलेगा। ये एक ऐसा चीज़ जो कि आम तौर पर हर बीमारी में होता है, हर वायरस का एक अपना जो है मॉडिफिकेशन होता रहता है टाइम के साथ, जैसे जैसे इम्यून प्रेशर बढ़ता है, और उसे वायरस को भी अपना सर्वाइव करना होता है, उसको भी अपना रास्ता ढूंढना होता है, अपनी वजूद को बचाए रखना होता है। इसके चक्कर में वो रूप बदलता है, उसी को हम वेरिएंट। अब वेरिएंट, डब्ल्यूएचओ ने बहुत दिनों तक वेरिएंट के नाम पर जो है ये दुकान चलाई, क्योंकि उनको जो वैक्सीन थी वो वैक्सीन बेचनी थी और वैक्सीन को सबको लगाना था। तो वेरिएंट को घोषित करना कि नया वेरिएंट आया। नया वेरिएंट आमतौर पर ये मान के चलना चाहिए, अनलेस प्रूवन अदरवाइज, जो रूल है, गोल्डन रूल ये है कि जो पिछला वेरिएंट रहेगा उससे जब अगला वेरिएंट आएगा उससे कम घातक होगा, पहली बार। ये गोल्डन रूल है, क्योंकि उसे सरवाइव करना है। तो आम तौर पर वेरिएंट जब भी नया आता है वो पिछले वेरिएंट के मुकाबले कम घातक होता है। और इसका इन्होंने बहुत दिनों तक, वेरिएंट्स के ऊपर बहुत दिनों तक डब्ल्यूएचओ ने आगे आगे स्टोरीज चलाते रहे, ओमाइक्रॉन के, उसके बाद फिर ओमाइक्रॉन के जो वेरिएंट्स थे वो चलाते रहे। तो अभी लोग तंग आ गए थे, जान गए थे कि ठीक है, वैक्सीन भी इन्होंने बेच लिया, बूस्टर फेल हो गया इंडिया में, इस तरह से करके बहुत लोगों का अपटेक खत्म हो गया, वैक्सीन इफेक्ट्स आ गया। तो अब क्या करें कि अब जो है किस तरह से दोबारा से करें, तो कुछ नया नाम देना है। बर्ड फ्लू का जैसे स्केयर बीच में चलाया गया, बर्ड फ्लू, जबकि आपको पता है कि बर्ड फ्लू का अनलेस गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च किया गया हो और उसको मॉडिफाई किया गया हो, वो आमतौर पे एक बहुत बड़ा पैंडेमिक का रूप नहीं ले सकता।
क्योंकि उसमें क्या है कि अगर मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है तो वो फैलेगा नहीं, वो बहुत जल्दी डेड एंड इन्फेक्शन बन जाता है, हम जिसे बोलते हैं, एक पेशेंट को ख़त्म कर देता है। तो फिर ट्रांसमिसिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं रहती है क्योंकि वो पेशेंट ही ख़त्म हो जाता है। तो ये करते करते इन्होंने जब देखा कि पैंडेमिक ट्रीटी निकल गया है, अभी कुछ मेरे ख्याल से हो सकता है इनके वैक्सीन जो नहीं बिके थे वो दोबारा बेचने हो, वैक्सीन को हो सकता है और बना लिए हो, वो बेचने का कारण रहा हो। और जैसे सर बता रहे थे कि फ्लू और कोविड को मिला करके कोई वैक्सीन बनाने की तैयारी थी या बना लिया है जो भी करके, तो वो जो है कोविड को हम अलग क्यों ट्रीट कर रहे हैं? पहली बात ये फ्लू, ये भी एक तरह का फ्लू है, ये तो डब्ल्यूएचओ भी मान चुका है, सारी दुनिया मान चुकी है कि कोविड इज नो डिफरेंट, इट इज अनदर फ्लू वायरस व्हिच कॉजेस फ्लू। फ्लू इज अ डिजीज सिम्टम, सेट ऑफ सिम्टम्स। फ्लू क्या है? मतलब नाक बहना, बुखार आना, जुकाम खांसी होना, यही फ्लू कहलाता है ना। तो फ्लू का नहीं डॉक्टर कई साहब, कारण ये हो बड़ी सकता है, चतुराई से इसमें से मीडिया वाले बड़ी चतुराई से क्या करते हैं, डराते भी हैं और बचने के लिए कि देखिए हमने डर नहीं फैलाया। क्या क्या है, बहुत खांसी आएगी, नाक बहेगा, जुकाम होगा, नौजिया, ड्रिजीनेस, नींद कम आना, खांसना, फीवर आना। अरे तो ये तो सब आ रहा था 2020 के पहले भी आ रहा था कि नहीं आ रहा नहीं था? नहीं, हाँ है, हाँ ये नहीं नहीं, और उसमें एक छोटा सा जोड़ देते हैं, इससे मौत भी हो हाँ। सकती है। अरे मौत तो बहुत सारी चीजों से हो सकता है, आदमी जब पैदा हुआ है तो मौत भी होगा ही ना। कोई ऐसा तो व्यक्ति नहीं है जो पैदा हुआ और वो मरेगा नहीं। वो किसी न, हर एक वायरस, हर एक बैक्टीरिया में कहीं ना कहीं रोज मौत होता है किसी न किसी कारण से। अब जैसे एल्डरली में मौत होना, एल्डरली में कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ एज इट इज न्यूमोनाइटिस है या निमोनिया है, और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारे वायरसेस होते हैं, और उनमें कुछ भी एल्डरली ऑलरेडी प्रीडिस्पोज्ड है, उसको ऑलरेडी इम्यून कंप्रोमाइज्ड है। अब उसमें 10 बीमारियां पहले से हैं, हाई डायबिटीज भी होगा, हाइपरटेंशन भी होगा, ASD भी हो सकता है, एल्डरली भी है, इम्यून कंप्रोमाइज तो वैसे ही होता है, उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस खराब हो सकता है। अब उसमें निमोनिया अगर हो जाएगा, वो किसी भी वायरस बैक्टीरिया से हो, उसका तो मोर्टेलिटी रेट ज्यादा होगा ही ना, एक बच्चे के या एक एडल्ट के मुकाबले। तो आप देखेंगे, अगर मैं ये कहूं कि 300, तकरीबन 300 लोग अगर पर लाख जो केसेस होते हैं एल्डरली में, वो निमोनिया से ही मौत होता है एल्डरली में ज्यादातर जो होते हैं। तो इतना हाई रेट अगर निमोनिया के डेथ के कारण डोनेशन। होता है, तो उसमें चाहे कारण कुछ भी बने, कोई भी वायरस बने, इट इज इमटेरियल। तो उसमें आप उसका कोई डर फैला करके, और जो है ना, अभी भी जो मौत का दिखाया गया है, आंकड़ा दिखाया गया था मौत का, वो भी एल्डरली पॉपुलेशन में दिखाया गया था। आपको याद होगा, इसी तरह मीजल्स का भी डर फैलाया गया था यूएस के अंदर, 2 बच्चों का मृत्यु के अंदर। वो 2 बच्चे मृत्यु एक्चुअली कैसे हुआ, वो मीजल से ना होकर के कॉम्प्लिकेशंस के साथ हुआ, या उस बच्चे में और भी जो समस्याएं थी, या मेल ट्रीटमेंट हुआ, ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हुआ, डायग्नोसिस लेट हुआ, उसके कारण होता। पर ये तो नहीं कारण हुआ कि मीजल्स के कारण मृत्यु हो गया। तो ये सब जो है एक मीडिया का जो एक रोल है, हाइप करना, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देना, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देना, और एक तरह का भय फैलाना, ये काफी एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति कही जा सकती है। डॉक्टर बैनर्जी, क्या आपको लग रहा है कि मीडिया पूरी तरह से क्रिमिनल एफर्ट कर रही है, भय का वातावरण बना रही है, एक केस हो जाना, 2 केस हो जाना, उसको उसी तरह से प्रोपोगेट कर रही है और डरा रही है कि देखिए 2020 फिर आ रहा है? तो ये जो, या और उसमें लिख देता है कि सिम्टम क्या क्या है, ये सिम्टम है, ये सिम्टम है, या इनको इस बात का डर सता रहा है कि बड़ी तेजी से इन्होंने जो 2021 में कुकृत्य किया, जो चलाया था इसका, मैं उसको नहीं लेता हूं क्योंकि आपको मालूम है, मैंने इशारा किया, आप समझ जाइए, दर्शक भी समझ जाते हैं हमारा, कि ये जो चलाया था इन्होंने और उसका जो इफेक्ट हुआ, जिसको लेकर के एफडीआई ने अभी कहा है कि तुमको ये लिखना पड़ेगा कि मायोकार्डाइटिस हो रहा है, और जो दूसरा है पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, वो ये दोनों हो रहा है, इसके इफेक्ट आपको लिखने पड़ेंगे, और हार्ट अटैक भी हो रहा है, ये आपको बताने पड़ेंगे। या आपको साफ साफ अमेरिकी एफडीआई ने साफ साफ कह दिया है बूटी मैन्युफैक्चरर को कि ये लिखना पड़ेगा। अब इनको ये खौफ सता रहा है कि साहब ये तो हर गली नुक्कड़ पे चल रहा है, तो ये तो पकड़ेंगे और ये सरकार हमें ढूंढेगी, सरकार उन सारे एक्सपर्ट को ढूंढेगी कि इन्होंने सरकार को गलत जानकारी दी। पॉलिटिकल लीडर्स भी कहेंगे कि भाई ये बहुत, ये फ्रॉड है ये लोग,
ये फर्जी एक्सपर्ट बन करके हमें सलाह दिया था, मीडिया वाले को पकड़ेंगे कि ये मीडिया वाले ने गलत खबर चलाई थी, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया था, लोगों को गुमराह किया था। तो ये पूरा दलालों का अब ये चूंकि एक्सपोज होने वाला है, इसलिए फिर से ये अपने तरफ से असर्ट कर रहे हैं क्या? बिल्कुल ठीक बोला है, और ये नुकसान कर रहा है। मैं बताता हूँ, ये डॉक्टर कुशवाहा ने कहा ये फ्लू जैसा है, मैं कहता हूँ फ्लू जैसा भी नहीं है, ये कॉमन कोल्ड जैसा है, उससे भी कम दर वाला है। कोरोना वायरस है, कॉमन कोल्ड करता है। और जो ओरिजिनल वुहान वायरस आया था 2019-20 में, उसका जो बाद में इन्फेक्शन फेटेलिटी रेट 0.03 से लेके 0.05 अप टू 69 ईयर्स ऑफ एज था। उसके बाद ओमिक्रॉन आया 1 साल बाद, उसका कहते हैं 10 टाइम्स और कम था और माइल्ड था। तो अगर 0.03 का और 0.05 का 10 टाइम्स मोर्टेलिटी कम करोगे तो 0.000005 में जाएगा ओमिक्रॉन के बाद। और बिल गेट्स ने भी उस टाइम स्टेटमेंट दिया था कि अभी तो जरूरत नहीं है कोई चीज का, पर जब देखा कि लोगों को डराया जा सकता है ओमिक्रॉन के नाम से, तो ये चलाने लगे थर्ड वेव आएगा। और केसेस का भी जैसे पैंडेमिक का इन्होंने डेफिनेशन चेंज कर दिया है, कॉमन कोल्ड के केसेस बढ़ रहे हैं। आप अब जब फैल जाता है ना, जैसे डॉक्टर कुशवाहा ने कहा डार्विन लॉ है, एडेप्टेशन होता है, वायरस अपने को एडेप्ट करता है कि वो अपने इसको मारेगा नहीं, इंसान को मारेगा नहीं, वो फैलेगा, जियो और जीने दो। तो सब में हो जाता है। डेली 25,000 डेथ होते हैं इंडिया में हजारों कारण के लिए। सबका अगर टेस्ट करेंगे तो 1,000-2,000 केस हम रोज, अगर मैं WHO के लिए अगर काम करने मिलेगा मेरे को, आपने जैसे कहा कि WHO ने क्या आपको खरीद लिया है, तो मैं कहूँगा कि जितने केसेस होते हैं उनका पोस्टमार्टम के पहले, मैंने डेथ के पहले RT-PCR करो। मैं 2,000 डेथ, 3,000 डेथ, 5,000 डेथ डेली मैं कोविड का रिकॉर्ड करा सकता हूँ इंडिया में। तो ये ऐसे में तो डेफिनेशन ही उन्होंने चेंज कर दिया है। और डार्विन्स लॉ बिल्कुल सही कहा है। अभी ओमिक्रॉन के बाद JN1 आया था, ये पिछले साल भी आया था, कुछ नहीं हुआ इंडिया में। अभी उसके JN1 के भी नीचे वाले अभी आए हैं, जो सिंगापुर में LA.7, NB.18, वो और हल्के हैं। तो ये क्या है, एडेप्टेशन है कि ये आप अगर हल्के हैं तो हमारे 90% लोगों के गले में अगर टेस्ट करोगे तो मिलेंगे। तो कभी भी आप केसेस बढ़ा सकते हो। और मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, इसको भी जांच होना चाहिए। 2021 में डार्विन्स लॉ जो है, ये 10th क्लास के सिलेबस से निकाल दिया है NCERT ने। क्यों निकाल दिया भाई? क्योंकि हो सकता है कि आप डार्विन्स लॉ के बारे में लोगों को पता ही नहीं चले कि ऑर्गेनिजम्स हल्के होते हैं, अडेप्ट होते हैं। वो हमेशा डरेंगे कि नया म्यूटेशन, नया मॉन्स्टर, खाली यही हमको बचा सकता है, नेचर नहीं बता सकता। याद होगा आपको मंकी पॉक्स के बारे में कैसा इन्होंने माहौल बनाया था। और वो फॉरेन टेड्रोस जो है, वो क्रिमिनल, वो इथोपियन पॉलिटिशियन, कम्युनिस्ट पॉलिटिशियन, क्रिमिनल, लेफ्ट विंग का क्रिमिनल पॉलिटिशियन, वो आकर के बोलना शुरू कर दिया कि इंटरनेशनल कंसर्न का ये वेरिएंट है। और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया एक प्रकार से एपिडेमिक, पेंडेमिक के अब वो कन्वर्ट करने की तैयारी में था। ये एपिडेमिक तो कह ही दिया था, वो इंटरनेशनल कंसर्न का तो बता ही दिया था उस वेरिएंट को। और जब हम लोगों ने मोर्चा खोला तो मंकी पॉक्स गायब हो गया इसका। कैसे आपको याद होगा, देखिए दर्शकों ध्यान रखिए, आपको याद होगा कि कैसे उसका फोटो बना करके ये मीडिया वाले, भ्रष्ट मीडिया वाले चलाते थे मंकी पॉक्स का। ये हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर, चेहरे के ऊपर, पता नहीं कहां से एक फोटो कहीं वो पूरा पाषाण युग का निकाल करके और वही फोटो दिखाते रहता था सुबह शाम। तो ये फिर से वही नाटक शुरू किया। आप ये कह रहे हैं जो डार्विन्स लॉ है, इसको उन्होंने सिलेबस से निकाल दिया। बस अभी आप वो फॉलो द साइंस, फॉची का साइंस फॉलो करो, डार्विन को हटा दो। और दूसरी बात है, आखिरी में कह रहा हूं कि ये नुकसान क्यों कर रहे हैं, हमारे हेल्थ बजट में गड्ढा कर रहे हैं, क्योंकि अभी जीनोमिक सर्वेलेंस चालू कर दिया है। कोरोना वायरस, एक कॉमन कोल्ड वायरस का जीनोम सर्वेलेंस कर रहे हैं। और हमारे टीबी से रोज 1400 लोग मरते हैं हमारे देश में। और मैंने अभी एक प्रेजेंटेशन किया था कि अगर टीबी के, जैसे टीबी का मरीज आता, उनका अगर जीनोमिक सर्वेलेंस करे टीबी का, तो ड्रग रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। और वो फैसिलिटी नहीं है हमारे पास टीबी के मरीज के लिए, इसलिए हमारे देश में ड्रग रेजिस्टेंस टीबी बढ़ रहा है। टीबी में जहां 1400 लोग, यंग लोग डेली मरते हैं इंडिया में, वो मीडिया क्यों नहीं हल्ला करता है? और पिछले साल 4-5 महीने तक टीबी की दवाइयां आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। आप सोचिए, टीबी में अगर दवाई नहीं लेंगे ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा। गवर्नमेंट सप्लाई नहीं आ रहा था, ये मीडिया में है, पब्लिक डोमेन में है, इसके ऊपर हल्ला नहीं करते। टीबी से रोज जब 1400 लोग मरते, ड्रग रेजिस्टेंस टीबी का, और टीबी का 100% क्योर रेट भी नहीं है दवाई होने के बाद, उसके ऊपर आप ये नहीं कर रहे हो, जीनोमिक सर्वेलेंस नहीं कर रहे हो, और आप एक कॉमन कोल्ड वायरस के लिए आप जीनोमिक सर्वेलेंस कर रहे हो, जिसका कोई मतलब नहीं है करने का।
नहीं, अच्छा, ये सरकार को क्या गलत, ये जो एक्सपर्ट हैं गुमराह कर देते हैं, और हमारे मोदी जी या हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है नहीं, उनको ये इनका कैप्चर करके, इनको गुमराह करके, लगातार रात दिन झूठ बोल करके, मीडिया को अपने साथ मिला करके, फर्जी डॉक्टर को मीडिया पर ला करके, ये माहौल बना करके फिर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को इन्फ्लुएंस करता है ये लोग। WHO TT से इसका संबंध हो सकता है, क्योंकि WHO TT में अभी एक क्लॉज में अटका हुआ है, पैथोजन एक्सेस और शेयरिंग। तो वो पैथोजन आप उसमें एक क्लॉज है कि हर कंट्री अपना पैथोजन शेयर करेगा दूसरे कंट्री के साथ, उससे उन लोग क्या बनाएंगे, वैक्सीन बनाएंगे, थेरापेटिक्स बनाएंगे, डायग्नोस्टिक्स बनाएंगे। तो वो अभी उसको लाइट में लाना है कि हमारे पास ऐसे घूम रहे हैं कि अभी अगर हम, और TT में लोगों को डराना भी है कि अभी आपको WHO ही बना सकता है, बचा सकता है। तो वो TT 20 तारीख को मीटिंग हुआ, अभी उसमें भी कई ऐसे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं। TT में इतना स्मूथ नहीं है, पर्टिकुलरली शेयरिंग ऑफ वायरसेस एंड बैक्टीरिया। तो ये अभी अगर डराते रहेंगे कि हमको इसके ऊपर बहुत रिसर्च चाहिए, इसमें जीनोमिक सर्वेलेंस चाहिए, इसको डायग्नोस्टिक चाहिए, तो लोगों को एक प्रकार से डरा डरा के सहमति की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो डॉक्टर बीना, डॉक्टर माया कह रहे हैं कि ये जो पूरा नाटक चल रहा है, ये भ्रष्ट दलाल मीडिया और दलाल डॉक्टरों की तरफ से, ये WHO के इशारे पर चल रहा है, और मुमकिन है कि हमारी सरकार को या हमारे विपक्ष को ये मालूम नहीं हो, और फिर ये फर्जी एक्सपर्ट वहां खड़े हो जाएं और कहने लगे कि साहब ये जो हमको सर्विलांस करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, अमेरिका तो निकल गया है WHO से, तो वो तो अरे फतूर है उनका, तो ट्रंप तो बहुत ही पागल आदमी है, ये है वो है, ये कह करके, और ये WHO की ट्रीटी को साइन करवाने की पूरी कवायद चल रही है। डॉक्टर बीना, चल रही। हाँ, एक्चुअली WHO ट्रीटी साइन करने के लिए उनको तो इनडायरेक्ट रास्ता ही ढूंढना पड़ेगा, एंड इसलिए वो प्रोपेगेंडा मीडिया को ही पहले इन्वॉल्व करेंगे, ताकि ना रोज वो लोग बमड़ी मारते रहे कि कोरोना आ गया, एंड सब क्या समझते हैं, WHO एक बड़ा भगवान का रूप है जो पूरी दुनिया का हेल्थ अपने हाथ में ले सकता है। उसके पास पैसे हैं, वो होना तो हमारे को वैक्सीन दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता है। एंड अगर हमने उसके रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करेंगे तो वो हमारे पे सैंक्शंस लगा सकता है। तो ये सब डर के ना पूरे कंट्रीज, मैंने 150 कंट्रीज जो भी अभी साइन करने के लिए तैयार जैसे हो गए हैं, ये सब प्रोपेगेंडा मीडिया ही उनको मदद कर रहा है ये सब करने के लिए। डॉक्टर बीना, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्यों हमें WHO से बाहर निकलना चाहिए अमेरिका की तरह, और क्यों WHO की बात को मानना नहीं चाहिए? हाँ, बिकॉज ये देखो, नंबर 1 थिंग है कि ये जो फ्लू होता है हमारे यहाँ, उसको आप कॉमन कोल्ड कहो, छोटा मोटा फ्लू कहो, विद ट्रीटमेंट विदाउट ट्रीटमेंट 1 हफ्ते में वो नॉर्मल पर्सन्स में निकल ही जाता है। इट इज कॉल्ड अ सेल्फ लिमिटिंग डिजीज। अपनी है ना इम्यूनिटी हम थोड़ा स्ट्रांग रखेंगे, जब भी कुछ जुकाम जैसा लगा तो हम जो भी एहतियात करना है वो सब कर लेंगे, जैसे कि गरारा करना है नमक गर्म पानी से, वार्म क्लोथ्स पहन के रखेंगे, या फ्रिज का कुछ नहीं खाएंगे, अपना विटामिन C वगैरह थोड़ा लेके इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे, ये सब कर लेंगे। तो हर इंसान को 1 हफ्ते के बाद दवा लो नहीं लो, बीमारी जाना ही जाना है। जिनको नहीं जाती वो हैं जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको बहुत ही एग्जिस्टिंग डिजीजेस हैं पहले से, उनका BP है, शुगर है, कैंसर से पीड़ित है, आस्थमा पेशेंट्स हैं, बहुत एनीमिक हैं, एज ज्यादा हो चुकी है, उन लोगों को तो हम थोड़ा प्रोटेक्शन में रखना पड़ेगा, उनको हम एक्चुअली थोड़ा उनकी इम्यूनिटी बढ़ाना पड़ेगा, उनको सेफ रखना पड़ेगा। सब कुछ होते हुए भी आप बोल रहे हैं कि फिर कोरोना आ गया, तो आपने 4 साल में क्या किया? 4 साल में क्या किया? क्या हुआ आपकी वैक्सीन से फायदा? उतना पैसा खर्चा करने से क्या फायदा हुआ? तो WHO का जो भी हुआ, इट वाज अ कंप्लीट फ्लॉप। अभी वो उसी लाइंस पे वो फिर से बढ़ाना चाह रहे हैं, ना कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ाना, हमारी सेहत बढ़ाना, न्यूट्रिशन अच्छा करना, सैनिटेशन अच्छा करना, लोगों को सिखाना कि कैसे रहना चाहिए। जब WHO एक प्रोपेगेंडा इंस्टीट्यूशन, एक प्रोपेगेंडा मशीन बन के रह गया है।
ये फार्मा माफियाओं का? यस, डॉक्टर उसी के कुशवाहा थ्रू कुछ कहना चाहते फार्मा बिकेगा। अगर हाँ, WHO बोलेगा तो फार्मा बिकेगा। फार्मा खुद आके नहीं बेच सकती हमारे को। तो एक इतनी बड़ी हेल्थ की बॉडी जब बोलेगी तो ऑटोमेटिकली फार्मा पीछे से दवाई बनाना शुरू कर देगा, बेचने लगेगा। दैट इज व्हाट तो इज हैपनिंग। आप ये कंफर्म कर रही हैं कि WHO अपनी साख गंवा चुका है, WHO की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए आम पब्लिक को, और अगर मीडिया ये दिखाए कि WHO ने ऐसा कहा है तो आप WHO की बात पर मत भरोसा कीजिए, क्योंकि मीडिया उसका स्टूज है। डॉक्टर कुशवाहा, क्यों निकल जाना चाहिए, क्यों भरोसा नहीं करना चाहिए WHO पे? पहली बात तो यह है कि WHO जो पिछले 4 साल में उसकी जो परफॉर्मेंस रही है वो क्लियरली साबित करती है कि ये एक ऐसी संस्था नहीं है जो कि साइंस को सपोर्ट करती हो या जो वास्तव में दुनिया के सेहत के लिए काम करती हो। ऐसा कुछ नज़र नहीं आया पिछले 4-4.5 साल में। और उसकी जो फेलियर की स्टोरी है वो इतनी क्लियर है कि उसका नतीजा ये हुआ, आपको पता ही है कि यूएस जैसा स्टेट जो कि शायद जिसे बोलते हैं कि आज की तारीख में अगर साइंटिफिक टेम्पर कह लीजिए तो उसमें शायद सबसे ज़्यादा आगे माना जाता है और उनकी हेल्थ केयर सिस्टम भी अच्छी मानी जाती है। उसने जब ये डिसीजन ले लिया कि हम WHO से बाहर चले जाएंगे तो और उसको फंडिंग बंद कर देंगे, ऐसे टाइम में, जबकि जैसा बनर्जी सर कहते थे कि जो यूएस में होगा शायद उसका रिपल इफेक्ट बाकी जगह होगा, हम लोग शायद उसको फॉलो करेंगे। मुझे इस बात का ताज्जुब है कि किसी और 1-2 कंट्रीज को छोड़ देंगे शायद उन्होंने, जिन्होंने फॉलो किया है और उसको शायद एग्जिट किया है। भारत जो बहुत बड़ी एक आबादी है, 1.4 बिलियन है, उसने ऐसा कोई स्टेप क्यों नहीं उठाया? एक भी करेक्टिव स्टेप क्यों नहीं उठाया? क्यों उनके यहाँ सीडीसी के लोग बदली करे गए, NIH के बदली किए गए, FDA बदली किया गया, जो कि एक्चुअली बॉडीज थी जिनके कारण WHO ही सरवाइव कर रहा था, या कह लीजिए WHO उन्हीं की एडवाइस पे चलता था। बल्कि लोग यहाँ से वहाँ WHO में CDC से शिफ्ट होते थे, फिर वही आदमी FDA में जाता था, वही आदमी जो NIH में जाता था, इस तरह से चलता था। वो एक तरह का पूरा एक नेक्सस था। अब वो जब नेक्सस तोड़ा गया यूएस के अंदर, जब से सेक्रेटरी कैनेडी आए हैं और भट्टाचार्य सर को जब उन्होंने कमान दी है NIH की, और बाकी जो असीम मल्होत्रा को भी दिया, तो ऐसा कोई भी इफेक्ट इंडिया में क्यों नहीं? ये मेरे लिए एक चिंताजनक बात, पहली बात तो ये है। दूसरी चीज ये है कि अभी आप देखेंगे कि WHO को जब फंडिंग बंद किया यूएस ने, तो एक कंट्री आगे आया जिसने की फंडिंग बढ़ा दिया, दैट वाज चाइना। तो मैं ये कहूँगा ये जो पैंडेमिक वाला कहानी है, इट्स नॉट वन स्टोरी इन इटसेल्फ, इट्स पार्ट ऑफ द होल स्टोरी। विच स्टोरी इज द ट्रेड वॉर, चाहे आप उसे न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोल दीजिए, बहुत सारी चीजें उससे जुड़ी हुई हैं, डीप स्टेट का भी रोल है। तो घुमा फिरा के ये कोई अलग से हेल्थ वाला इशू रह नहीं गया, इट्स ए पॉलिटिक्स ऑन ए लार्ज स्केल इस पैंडेमिक आज की तारीख। इट इज ए हेल्थ पॉलिटिक्स। ये आप नाउ हेल्थ इज कंट्रोलिंग द पॉलिटिक्स, बायोलॉजिकल एक तरह का, इट्स अ पार्ट ऑफ वॉरफेयर, इट्स पार्ट ऑफ वॉरफेयर। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो गेन ऑफ फंक्शन था, आपको याद होगा कि गेन के लिए जब पूरी तरह से तब तक गेन ऑफ फंक्शन को नहीं समाप्त किया जाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल सिक्योरिटी के नाम पर, हेल्थ के नाम पर जो ये धंधा चल रहा है ना गेन ऑफ फंक्शन बनाने का, कि हम तैयार रहेंगे। आपको पहले से पता कैसे है कि ये पैथोजन जो है 5 साल बाद या 10 साल बाद पैंडेमिक करने वाला? आप उठा के देख लीजिए कोरोना वायरस का पूरा इतिहास, आपको ये 70 साल से वायरस मौजूद था, किसने इसलिए प्रॉब्लम नहीं किया। लेकिन 10 साल पिछले, जब 2020 से पिछले चले जाइए करीब 10 साल, तो सारे इवेंट्स उससे जुड़े हुए, जब लोगों ने भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया था कि ये हमारा होने वाला है, कोरोना वायरस का पैंडेमिक होने वाला है। इवेंट 201 हुआ, उससे बराबर ओबामा साहब भी कह रहे हैं, उससे पहले नहीं, बिल गेट्स 2015 में कहना शुरू कर दिया कि नेक्स्ट वॉरफेयर जो है वो तो वायरस का होगा। जी, अभी जैसे चेंज हो रहा है, ये वॉरफेयर का मेथोडोलॉजी चेंज हो रहा है। आपको याद होगा एक पहले कन्वेंशनल वॉरफेयर में क्या होता था, तोपें चलती थी या हवाई जहाज चलते थे, अभी ड्रोन से लड़ाई लड़ी जा रही है पूरी की पूरी, आपने देखा होगा ड्रोन और एंटी मिसाइल से लड़ाई लड़ी। तो इसी तरह से ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी एक अलग तरीके का वॉरफेयर है जो चल रहा है,
एंड दिस इज ऑल, मतलब कोई ऐसी आइसोलेशन में कोई चीज नहीं है कि ये हेल्थ वाला मैटर है, इसको छोड़िए, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, इसमें कोई वॉरफेयर नहीं है। कमाल की बात है डॉक्टर कुशवाहा की बहुत पढ़े लिखे लोग भी इसे स्टैंड अलोन बात मानते हैं। जब मैं उन्हें ये बात समझाता हूं, उनको कहता हूं कि आप ये जो इसको कोविड वाले इशू को आप स्टैंड अलोन मत मानिए, ये पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ नहीं है, ये पॉलिटिक्स ऑफ एवरीथिंग है। इसमें कंप्लीट इंटरनेशनल गेम प्लान है, इसके सहारे वर्ल्ड ऑर्डर तय किया जा रहा है। तभी तो ट्रीटी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन ट्रीटी के पीछे की कहानी यही है, इसीलिए साइन हो रही है। ये ग्लोबल गवर्नेंस का एक हिस्सा है ये। यस, ये ग्लोबल गवर्नमेंट का हिस्सा है, वन वर्ल्ड वन गवर्नमेंट का हिस्सा अच्छा, है। ये लोग बोलने भी लगे हैं वन वर्ल्ड वन हेल्थ, इनको समझ में नहीं आ रहा वन वर्ल्ड। अरे हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का मतलब अलग है। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंब का मतलब ये नहीं कि सत्ता कंट्रोल करें। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का मतलब है कि हम सबको कुटुंब मानते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी आइडेंटिटी के साथ फले फूले, हम कंट्रोल नहीं करेंगे। ये हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम का। डॉक्टर बैनर्जी हमें, हाँ बोलिए बोलिए कुशवाहा साहब। नहीं, दोनों जो कंसेप्ट हैं, जो वन वर्ल्ड है उनका और हमारा वसुधैव कुटुंबकम, दोनों की टर्मिनोलॉजी एक है, लेकिन कंसेप्ट बिल्कुल अपोजिट है। एक जगह बोलता है कंप्लीट फ्रीडम और एक जगह बोलता है कंप्लीट कंट्रोल। दैट्स द डिफरेंस। तो ये चीज बेसिकली समझना पड़ेगा। डिजी यात्रा निकलवा करके आप देखिए, इन्होंने एयरपोर्ट पे ये करवा दिया डिजी यात्रा वाला, फेस रिकॉग्निशन से लेकर के तमाम आपके डिजिटल इनपुट्स इन्होंने अपने पास ले लिए हैं, सारा डेटा इनके पास है। और अब भारत सरकार ने लिखना शुरू किया कि ये मैंडेटरी नहीं है, नहीं तो ये एयरपोर्ट पे सबको ये जबरदस्ती कहते थे कि डिजी यात्रा डिजी यात्रा डिजी, और हालांकि इन्होंने काउंटर तो लगवा ही दिया। भ्रष्ट एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारियों नेताओं से मिलकर के इन्होंने उस ऐप को लागू करवा दिया। हमारा पूरा डिजिटल डेटा इनके पास ट्रांसफर हो रहा है, आपकी पूरी मैपिंग हो रही है, आप अंडर सर्विलांस हैं। और वो पढ़े लिखे सारे टेक्नोक्रेट डिजी यात्रा या चाहे मैपिंग डिजी यात्रा या ऐसे करके फट से निकल जाता है। और ऐसे पतित लोग सब है, मैं उनको क्या समझाऊं, ये मूर्खों की पूरी जमात है, इनको कुछ कह नहीं सकते हैं कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हिस्से में फंसते जा रहे हैं। डॉक्टर बैनर्जी, WHO को विश्वास नहीं करना है, WHO से भारत को निकल जाना चाहिए, और क्यों WHO की एक भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए? अभी तो और जरूरी है कि WHO से जितना जल्दी हो निकले, क्योंकि अगर अभी चाइना पूरा हावी हो जाएगा, बिगर मैक्सिमम फंडिंग दिए हावी था चाइना, पूरा सप्रेस किया इंफॉर्मेशन WHO चाइना के इन्फ्लुएंस में, और अभी चाइना मेजर प्लेयर हो जाएगा। अमेरिका निकलने के बाद चाइना बचेगा और फार्मा कंपनी बचेंगे। तो हम क्या ये सोचना चाहिए, जो जियोपॉलिटिक्स में भी क्या हमको चाइना के नीचे आना चाहिए WHO के रास्ते से? मतलब ये एक सिक्योरिटी रिस्क की बात कर रहे हैं डॉक्टर बैनर्जी। आप कह रहे हैं एक तरफ तो हमारी सरकार चाइना को मतलब धुर विरोधी मानती है, एक दुश्मन मानती है, हमेशा उनसे वॉर करना चाहती है, हर जनता उनको बोलते रहती है हमारे देश की कि चाइना आ गया चाइना आ गया। राहुल जी भी कह रहे हैं, लेकिन राहुल जी ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि WHO को, अमेरिका जब WHO से बाहर आया है तो सबसे ज्यादा फंडिंग चाइना कर रहा है, आप उस WHO में क्यों बने हुए हैं? आपको फौरन बाहर आना चाहिए। राहुल गांधी डिमांड क्यों नहीं कर रहा है? क्यों नहीं कर रहा है राहुल गांधी? वो आड़ में है। WHO एक प्रकार का बुर्का है चाइना के सिर के ऊपर, तो लोग खाली WHO का मुकुट देख रहे हैं, मालूम नहीं है कि बिगर फंडिंग के चाइना ने, एक तो अगर रॉबर्ट एफ कैनेडी का आपने भाषण सुना होगा, उन्होंने कहा होगा कि पहले सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका करता था WHO को, उसके बावजूद भी WHO वाज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना। उनका एक ये शिकायत था कि वो USA को ज्यादा पैसे लेता था, चाइना की बात मानता था। और अभी तो USA इसी एक मुद्दे पे पीछे हट गया और चाइना अभी फंडिंग चालू कर देगा और पूरा कंट्रोल करेगा। और आपका 80% ऑफ रॉ मटेरियल जो फार्मा का आता है हमारे इंडिया में चाइना से आता है। तो इसमें चाइना का इकोनॉमी और बढ़ जाएगा जितने महामारी होंगे। ऊपर ब्रांडिंग इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अभी जो ओमिक्रॉन वेरिएंट और अभी जो नाटक शुरू किया है ये बिकी हुई मीडिया, इसको जरूर चाइना से फंडिंग मिल रही है या WHO के सहारे फंडिंग मिल रही है कि तुम ये माहौल बनाओ और ये जीनोम सीक्वेंसिंग और अब
डेवलप्ड रिसर्च के लिए हमें WHO के साथ कोलैबोरेशन में जाना चाहिए, और ये जो कैरियरिस्ट साइंटिस्ट हैं, ये डॉक्टर्स हैं, ये फॉरेन कैमरा पे आकर के बोलना शुरू करेंगे कि हमें WHO से बाहर नहीं जाना चाहिए, ट्रंप निकल गया तो कोई बात नहीं है। ट्रंप को इसीलिए डिफेम करने की पूरी कोशिश हो रही है कि ट्रंप जो है एक अनस्टेबल पॉलिटिशियन है। अरे ट्रंप तुमसे इसलिए बदला ले रहा है कि तुमने गेट्स के साथ अपने रिश्ते को बहुत आगे बढ़ा लिया है। और मैं कल देख रहा था, डॉक्टर बैनर्जी, डॉक्टर बीना, आप सभी इस बात को स्वीकार भी करेंगी, कल साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को बड़ा धोया ट्रंप ने, जैसे जेलेंस्की को धोया था, बड़ा धोया उन्होंने। और वो मैं देख रहा हूं कि उनको वो पूरी तरह से वो घुटने पे ला रहे हैं जिनके साथ गेट्स का रिश्ता बहुत बड़ा हो गया है। इसका मतलब है कि अमेरिकी गवर्नेंस, गेट्स एंड गैंग जो है, बाइडेन, गेट्स, फॉची, जो अभी कहा ना कि ये स्टैंड अलोन विषय नहीं है, पूरा जियोपॉलिटिक्स हो गया है। तो ये जहां जहां ये घुसे हुए हैं उनके खिलाफ ये वर्तमान डिस्पेंसेशन जो है अमेरिका का खड़ा हो गया है। डॉक्टर बीना, मैं एक बात बोलना चाह रही थी कि मोदी जी जब इसमें है ना, वो ऐसे सब्सटैंशिएट कर रहे हैं कि हम इंक्लूजन बहुत इम्पोर्टेंट है, WHO के साथ अगर हम खड़े होंगे तो हमको भी मदद मिलेगी। अभी इंक्लूजन हम काहे को करेंगे? बिकॉज सी, अमेरिका की बीमारी अलग है, चाइना उन लोगों की बीमारी अलग है, हमारे देश की बीमारी गरीबी, सैनिटेशन, बच्चे मर रहे हैं, टीबी से मर रहे हैं, डेंगू हो रहा, इधर उधर मलेरिया फैल रहा है। हमारा इंक्लूजन से हमको क्या फायदा मिलेगा? क्या लेना? और ये जो वायरस है ये 70 साल पुराना है, डॉक्टर कह ही रहे हैं, 70 साल पहले से एग्जिस्ट कर रहा है ये वायरस, उसी को इन्होंने रीपैकेज करके लाना शुरू कर दिया। ओनली थिंग इज, इतने दिन हम लोग फाइजर, मॉडर्ना, ये वो बात कर रहे थे, अभी शायद एक दो चाइनीज वैक्सीन के नाम याद करना पड़ेगा अभी आगे से लेकर। रॉ मटेरियल से बना लेता है वैक्सीन किधर से आएगी? शायद चाइना का रॉ मटेरियल से बना लेता है, वो बदनाम भी नहीं होता है। साइड इफेक्ट फाइजर के ब्रांड से होता है, पर रॉ मटेरियल से वो पूरा इकोनॉमिक कंट्रोल हो गया ना वर्ल्ड में। हाँ, मैं जानता हूँ, मैं तो बहुत सारे डॉक्टर को जानता हूँ जिन्होंने कोविड के दौरान फैक्ट्री लगा ली पीपीई किट बनाने की, और वो चाइना से माल आता था। आरटीपीसीआर का भी आता है चाइना से, टेस्टिंग किट्स का वो चाइना से माल आता था। चाइना का जिनके साथ, जिस बड़ी कंपनी है जो पेटीएम में इन्वेस्टमेंट है, उनके साथ वो फोटो खिंचवा करके घूम रहे थे। ये पेटीएम में 500 पता नहीं कितना डॉलर का इन्वेस्टमेंट था, वो फोटो खींच। तो ये मैंने देखा कि ये कोलैबोरेशन चल कैसे रहा है। एक फैक्ट्री किट बनना शुरू हो गया, पीपीई किट का फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया पूरा। बहुत सारे हॉस्पिटल माला, दर्शकों को सीधा सीधी समझना है, मैं बहुत ही साधारण भाषा में समझा रहा हूं। आपके आसपास के नर्सिंग होम, आपके आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल, ये सारे कई मल्टी स्टोरीज में कन्वर्ट हो गए हैं। बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बना लिया है। कोविड के दौरान इन्होंने आपके जेब को, आपके दिल को, आपके दिमाग को, सबको लूटा है, और ब्रूटली लूटा है। इन माफिया डॉक्टरों के ऊपर भरोसा मत कीजिए। ये जो कोई भी मीडिया पर आकर के बोल रहा है, ये फ्रॉडस्टर है, ये गैंगस्टर है। ये WHO जो बुर्का, अभी डॉक्टर बैनर्जी ने कहा है कि बुर्का पहन के बैठी हुई है वो दुल्हन, और वो वहां से पीछे से इशारे कर रही है कि ऐसे ऐसे गीत गाओ, और वो गीत गाता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई वेव हमने आने नहीं दिया, ना थर्ड वेव आने दिया, ना हमने फोर्थ वेव आने दिया, ना ओमिक्रॉन को आने दिया, ना हमने मंकी पॉक्स को आने दिया। हम लोग जब खड़े हुए, जनता सजग हुई, ये जो इनका रैकेट था वो उसके बलून में हमने पिन मार दिया, वो खत्म हो गया। HMPV भी चालू किया था बीच में, HMPV भी चालू किया था चाइना से। HMPV चालू किया था। और अभी ये जो यहाँ का जो फ्रॉडस्टर है, ये बॉलीवुड को खरीद लिया है सर। अब नई नई छोटी छोटी लड़कियों को, वो श्रीदेवी की बेटी है जाह्नवी कपूर, वो अब आकर के वैक्सीन बेचना शुरू कर दी, HPV वैक्सीन। अब वो कॉलेज में जा रही है, वो रियल शूट कर रही है, जाकर के रियल प्रोग्रामिंग कर रही है, जैसे वहां जाकर के बात कर रही है। अभी पूनम पांडे का आपने देखा ही था कैसे मार लिया उन्होंने, वो 3 दिन तक मर गई थी, बाद में कहा कि नहीं मैं तो जिंदा थी। तो इतनी धूर्तता हो रही है, खुद को मार ही रहा है, मॉडल मार ही लिया खुद को पैसे के लिए। तो ये इस मीडिया को, तो आप सारे लोग ये कह रहे हैं कि भारत में भी अमेरिका की तरह और
डॉक्टर कुशवाहा, ये माननीय राहुल जी को कुछ संकेत देंगे कि सरकार से वो डिमांड करें कि जहां चाइना फंड कर रहा है जिस इंस्टीट्यूशन को, वहां से बाहर निकलो आप? राहुल गांधी कैसे निकाल सकते हो? तो खुद एमओयू साइन करके बैठे, चाहे सीसीपी के साथ, तो उनका तो कोई क्या बोल रहे हैं, लोकल स्टैंड ही नहीं है कि इसके ऊपर कुछ बोल पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर बीना कुछ और कहना चाहती हैं? नहीं, अमिताभ सर ने कह लिया अच्छे से। अच्छा, तो डॉक्टर लोग बीना भी समझदार हो चुके हैं, आई एम श्योर। मैं एक बात बोलूंगी लोगों को कि फिर से गिरो मत, अपनी होश संभालो, सुनो मत प्रोपेगेंडा मीडिया को। कुछ डाउट्स हैं तो यूएचओ से पूछो, आशुतोष जी से अगर मैं अपने सभी दर्शकों को बार बार फिर आज अनुरोध कर रहा हूं कि यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसके सारे मेंबर्स हैं जो आपको साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपको देंगे, और कोई भी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए, uho.org.in, uho.org.in, इसे आप जरूर खोल लें। जब भी ये मीडिया वाले, कोई चैनल वाले, ये सारे धूर्त हैं, ये सारे झूठे हैं, ये मक्कार हैं, ये फ्रॉड हैं, ये साबित हो चुका है। ये कोविड के दौरान इन्होंने जो आपको डराया, आपका माहौल खराब किया, आपको मानसिक पीड़ा दिया, आपके परिजनों को आपसे छीना है, इनके डर ने, इनके खौफ ने, इनको सजा देने का वक्त आ गया है इन मीडिया वालों को। तो आप इनकी बात मत सुनिए। uho.org.in पर जाइए, आपको सारे डिटेल मिलेंगे। WHO की बात को भरोसा मत कीजिए, क्योंकि WHO का जो चेयरमैन है वो डॉक्टर नहीं है, वो साइंटिस्ट नहीं है, वो इथियोपिया का एक फ्रॉडस्टर है, एक क्रिमिनल है, एक ऐसा पॉलिटिशियन है जिसको देश से निकाला गया है, वो हत्यारा भी है। वो बिल गेट्स के पेरोल पर WHO का चेयरमैन बना हुआ है। उसको गलती से हमारे देश के प्रधानमंत्री को और हमारे देश के बाकी नेताओं को गलत ब्रीफिंग कर रहा है। ये जो सो कॉल्ड तथाकथित एक्सपर्ट है, उनके ऊपर भरोसा मत कीजिए। और मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध कर रहा हूं, अपने हेल्थ मिनिस्टर से अनुरोध कर रहा हूं कि फिर जो मीडिया में इन्होंने नाटक शुरू किया है, 1 केस 2 केस 3 केस, इस पर अंकुश लगाइए, इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए। और WHO की ट्रीटी को तो भूल से भी साइन नहीं करना, क्योंकि चाइना फंड कर रहा है, और WHO से खुद को बाहर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अमिताभ बनर्जी, डॉक्टर वीना राघव, डॉक्टर अरविंद कुशवाहा। बाखबर, बाहोशियार रहिए, भ्रष्ट दलाल डॉक्टर मीडिया से सतर्क रहिए। हम उम्मीद रखते हैं कि आप जरूर होशियार रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।